नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस इस बात को डिकोड करने पर है कि कैसे मिडिल ईस्ट में चल रहा कूटनीतिक और सैन्य तनाव हमारी लंबी अवधि की ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और कैसे इसकी वजह से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को बेहद सख्त आर्थिक कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए, इस मुद्दे की गहराई को समझने के लिए शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले नंबर से करते हैं। 130। जी हाँ, 130। ये उन बड़े कमर्शियल जहाज़ों की संख्या है जो हर रोज़ होर्मुज़ जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते थे, लेकिन बढ़ते संघर्ष के चलते अब वो वहाँ से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। जहाँ पहले रोज़ 130 जहाज़ों की आवाजाही थी, वहाँ अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। तो भाई, इतने सारे जहाज अचानक गायब कैसे हो गए? दरअसल खुद को हमलों से बचाने के लिए जहाज अपने ग्लोबल नेविगेशन ट्रैकर्स बंद कर रहे हैं। वो रडार से डार्क हो रहे हैं। अब इस भारी सप्लाई चेन संकट का सीधा असर क्या हुआ? कच्चे तेल की लोडिंग कीमत जो युद्ध से पहले करीब $70 प्रति बैरल थी, वो अचानक रॉकेट की तरह उछलकर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अलर्ट है। इस एक्सप्लेनर में हम इस संकट के असर को 4 अहम हिस्सों में समझेंगे। पहला, मिडल ईस्ट का ये चोक पॉइंट। दूसरा, दुनिया पर मंडराता ऊर्जा संकट। तीसरा, इसका मैक्रो इकोनॉमिक डोमिनो इफेक्ट। और चौथा, इस संकट के बीच आर्थिक बचत यानी ऑस्टेरिटी की पुकार। तो आइए पहले भाग से शुरू करते हैं, मिडल ईस्ट चोक पॉइंट और वहां का कूटनीतिक गतिरोध। अब अगर दोनों पक्षों की आधिकारिक मांगों पर नजर डालें तो एकदम साफ हो जाता है कि आखिर सीज फायर अटका क्यों है। एक तरफ ईरान की मांगें हैं, हॉर्मुज़ पर पूरा नियंत्रण, प्रतिबंधों से राहत, युद्ध का हर्जाना और अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करना। उनके लिए शर्तें नॉन नेगोशिएबल हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने इन शर्तों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बल्कि इजराइल तो ईरान में बचे करीब 1000 टारगेट्स के खिलाफ प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस जैसी सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। साफ है कि दोनों तरफ से रुख बिल्कुल कड़ा है। और इसी कूटनीतिक गतिरोध का सीधा नतीजा है हमारा दूसरा अहम पॉइंट, दुनिया पर मंडराता हुआ ऊर्जा संकट और तेजी से गिरते तेल के भंडार। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, स्थिति की गंभीरता का अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। वर्तमान में युद्ध ने सप्लाई चेन को बुरी तरह बिगाड़ दिया है। अनुमान है कि जून 2026 तक ग्लोबल ऑयल इन्वेंट्री गिरकर 7.6 बिलियन बैरल के ऑपरेशनल स्ट्रेस लेवल पर आ जाएगी। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो सितंबर 2026 तक ये भंडार सिर्फ 6.8 बिलियन बैरल रह जाएगा, जहां कई पाइपलाइनें बंद करने की नौबत आ सकती है। डेटा बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आज इसी वक्त युद्ध रुक भी जाए तो भी तेल के भंडारों और कीमतों को युद्ध से पहले वाले नॉर्मल स्तर पर आने में 2029 तक का समय लगेगा। सच में 2029? अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। समझते हैं कि इस ऊर्जा संकट का मैक्रो इकोनॉमिक असर क्या होता है और कैसे ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं पर भारी दबाव डालता है। इस डोमेस्टिक इम्पैक्ट को समझने के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाता घाटे को समझना बहुत जरूरी है। आसान शब्दों में कहें तो जब कोई देश अपने एक्सपोर्ट्स से ज्यादा इंपोर्ट करने लगता है तो उसके पास से विदेशी मुद्रा, खासकर डॉलर, बाहर जाने लगता है। इसी गैप को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। भारत का ही उदाहरण लेते हैं। तेल की कीमत में सिर्फ $10 का उछाल भी अर्थव्यवस्था को हिला देता है। लेकिन जब कीमत $120 प्रति बैरल तक पहुंच जाए तब क्या होगा? ऐसे में करंट अकाउंट डेफिसिट, जो सामान्य तौर पर 0.8% से 2% के बीच रहता था, उसके बढ़कर 3.1% तक पहुंचने का भारी अनुमान है। अर्थव्यवस्था के लिए ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। अब सवाल उठता है कि इतना भारी असर क्यों? इस डोनट चार्ट में इसका जवाब है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 88% हिस्सा बाहर से मंगाता है। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इंपोर्टेड तेल पर निर्भर है। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में कीमतों का एक छोटा सा उछाल भी घरेलू खजाने पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बन जाता है। और यही भारी दबाव हमें अपने चौथे और आखिरी पड़ाव पर लाता है, आर्थिक बचत की पुकार और कठोर संरक्षण उपाय। तेजी से बाहर जा रहे डॉलर्स को रोकने और अपनी करेंसी को स्थिर रखने के लिए देश भर में 5 खास उपभोक्ता सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है। ये हैं ईंधन और ट्रांसपोर्टेशन, सोने की खरीदारी, विदेशी यात्राएं, खाने का तेल और रासायनिक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स।
चूंकि पेट्रोलियम का आयात इस घाटे का सबसे बड़ा विलन है, इसलिए तत्काल प्रभाव से कुछ कड़े कदम उठाने की सलाह दी जा रही है, बिल्कुल महामारी के दिनों की तरह, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम वापस लागू करना, वर्चुअल मीटिंग्स करना, कारपूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना, और माल ढुलाई के लिए डीजल ट्रकों की बजाय इलेक्ट्रिफाइड रेलवे का ज्यादा उपयोग करना। अब इस आंकड़े को ही देख लेते हैं, लगभग $72 बिलियन। पिछले वित्तीय वर्ष में केवल सोना इंपोर्ट करने पर यह भारी भरकम रकम खर्च की गई थी। इसी वजह से एक बहुत ही हैरान करने वाली अपील सामने आई है कि पारंपरिक शादियों का सीजन होने के बावजूद पूरे 1 साल तक सोना खरीदना बंद कर दिया जाए। ये वाकई बहुत बड़ा कदम है। बात सिर्फ सोने तक सीमित नहीं है। नागरिकों से ये भी अपील की जा रही है कि वो महंगे आयातित कुकिंग ऑयल और फर्टिलाइजर्स की खपत को कम से कम आधा कर दें। आंकड़े बताते हैं कि 3.2 करोड़ विदेशी पर्यटकों द्वारा $31 बिलियन से ज्यादा खर्च किया जाता है। इसलिए महंगी विदेशी छुट्टियों की जगह देश के अंदर ही यात्रा करने को कहा जा रहा है। कुल मिलाकर हर मुमकिन तरीके से विदेशी मुद्रा बचाने की जद्दोजहद हो रही है। तो अब जैसे जैसे ये भू राजनीतिक गतिरोध लंबा खिंचता जा रहा है, हम एक बहुत ही गंभीर सवाल पर आकर खड़े होते हैं। क्या वाकई इस तरह के अस्थायी घरेलू त्याग और बचत के उपाय एक ऐसे ग्लोबल एनर्जी संकट से हमें बचा सकते हैं जो डेटा के मुताबिक 2029 तक चलने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब और जिसकी तैयारी हम सबको अभी से शुरू करनी हो।